1881 में एक जर्मन जीव विज्ञानी T.W. एंगलमैन ने क्लोरोप्लास्ट्स की पहचान प्रकाश संश्लेषण के स्थल के रूप में की थी। अधिकांश क्लोरोप्लास्ट्स पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यदि आप इस पत्ती के एक छोटे हिस्से का अनुप्रस्थ काट लें और उसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो आप पत्ती की संरचना इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ ऊपरी एपिडर्मिस के नीचे हम लंबवत खिंचे हुए पेलिसेड पेरेन्काइमा कोशिकाएं देख सकते हैं। पेलिसेड ऊतक परत के नीचे अंडाकार आकार की स्पंजी पेरेन्काइमा कोशिकाओं की परतें होती हैं। पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा कोशिकाएं मिलकर पत्तियों में मेसोफिल ऊतक बनाती हैं। हालांकि पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, लेकिन पेलिसेड पेरेन्काइमा कोशिकाओं में स्पंजी पेरेन्काइमा की तुलना में अधिक क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। अधिकांश प्रकाश संश्लेषण पेलिसेड कोशिकाओं में होता है। अब यदि आप एक एकल पेलिसेड कोशिका का उच्च आवर्धन देखें तो आपको लगभग 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट्स मिल सकते हैं। यदि हम एक एकल क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा संरचना देखना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके प्राप्त एकल क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यहाँ दिखाया गया है। अब आइए क्लोरोप्लास्ट्स की संरचना के बारे में विस्तार से जानें। ये डिस्क के आकार के होते हैं। ये एक डबल झिल्ली से घिरे होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहा जाता है। बाहरी झिल्ली में 4 रिंग्स होती हैं और यह छोटे आणविक भार वाले मेटाबोलाइट्स के लिए पारगम्य होती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली परिवहन प्रोटीनों के साथ अत्यधिक विशिष्ट होती है। ये परिवहन प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर और बाहर मेटाबोलाइट्स की गति को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में भीतरी झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। क्लोरोप्लास्ट की बाहरी और भीतरी झिल्लियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। दोनों एनवेलप झिल्लियों के बीच एक अंतर होता है जिसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक रंगहीन द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में वे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एनवेलप की भीतरी और बाहरी झिल्ली के अलावा क्लोरोप्लास्ट में एक तीसरी झिल्ली प्रणाली होती है जिसे थाइलकॉइड झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली छपटी थैलियों का एक जाल बनाती है जिन्हें थाइलकॉइड्स कहा जाता है। थाइलकॉइड शब्द ग्रीक शब्द थाइलाकोस से लिया गया है जिसका अर्थ है थैला। थाइलकॉइड्स को व्यवस्थित रूप से ढेरों में सजाया जाता है जिन्हें ग्राना कहा जाता है, जो सिक्कों के ढेर जैसे दिखते हैं। थाइलकॉइड्स के एकल ढेर को ग्रैनम कहा जाता है। प्रत्येक ग्रैनम में लगभग 10 से 20 थाइलकॉइड्स होते हैं। इन्हें ग्रैनल थाइलकॉइड्स भी कहा जाता है। एक और प्रकार के थाइलकॉइड्स होते हैं जिन्हें स्ट्रोमल थाइलकॉइड्स कहा जाता है। वे ग्रैनम के ढेरों को आपस में जोड़ते हैं और थाइलकॉइड झिल्ली के नेटवर्क को एक एकल कक्ष बना देते हैं। स्ट्रोमल थाइलकॉइड्स को स्ट्रोमल लैमेलाए या फ्रेट्स भी कहा जाता है। थाइलकॉइड्स के भीतर की जगह को थाइलकॉइड ल्यूमेन कहा जाता है। थाइलकॉइड ल्यूमेन एक तरल से भरा होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ स्थित होते हैं? क्लोरोफिल और अन्य पिगमेंट अणु थाइलकॉइड झिल्लियों में जड़े होते हैं। ये विशेष इकाइयों में संगठित होते हैं जिन्हें फोटोसिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक फोटोसिस्टम 250 से 400 पिगमेंट अणुओं का एक समूह होता है। 2 अलग अलग प्रकार के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम आई और फोटोसिस्टम II। हम फोटोसिस्टम्स के बारे में आगे और अधिक जानेंगे। स्ट्रोमा में आप डीएनए की तंतुओं और प्रोकैरियोटिक जैसे राइबोसोम्स यानी 7S राइबोसोम्स को भी देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के ऑर्गेनेल्स हैं, है ना?
आमतौर पर हम यह उम्मीद नहीं करते कि किसी कोशिका के ऑर्गेनेल में डीएनए मौजूद होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लोरोप्लास्ट्स के पास अपना खुद का डीएनए और प्रोकैरियोटिक 7s राइबोसोम्स क्यों होते हैं? एंडोसिम्बायोसिस सिद्धांत के अनुसार क्लोरोप्लास्ट्स कभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और वे एक बड़े यूकैरियोटिक होस्ट सेल द्वारा निगल लिए गए थे। फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध शुरू कर दिया। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने यूकैरियोटिक होस्ट सेल को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान किए और बदले में इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को रहने के लिए सुरक्षा और एक स्थिर वातावरण मिला। चूंकि क्लोरोप्लास्ट्स कभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, इसलिए उनके पास अपना खुद का डीएनए और प्रोकैरियोटिक 7s राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स में अक्सर स्टार्च के दाने और छोटे लिपिड की बूंदें पाई जाती हैं, जो आरक्षित खाद्य सामग्री होती हैं।